हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इंजीनियर्स जेनी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का पार्ट 1। तो चलिए आज का टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, कि कितने तरह की ट्रांसमिशन लाइन होती हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इन ट्रांसमिशन लाइन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है और इनके ABCD पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जहाँ पर हम किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी के बारे में देखेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी क्या है, किस तरीके से हम उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे उसके वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में, वोल्टेज रेगुलेशन। तो परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में हम दो चीज़ें देखेंगे, एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन। फेरेंटी इफेक्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर कंबाइंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें हम टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ABCD पैरामीटर, परफॉर्मेंस, फेरेंटी इफेक्ट और मिसलेनियस चीज़ें सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए मोटिवेशनल कोट्स के साथ, कि चिंताएं त्याग कर अपने कर्मों पर ध्यान दो, निश्चित ही सफलता का परचम आप लहराओगे। तो आपको ये चिंता नहीं करनी है कि नहीं मुझे करना है, मुझे कुछ बनना है। नहीं, आपको एक बार अपना गोल सेट करना है और फिर आपको केवल और केवल अपने कर्म पे ध्यान देना है, अपना एफर्ट करना है, डिसिप्लिन तरीके से आपको मेहनत करनी है। तो डेफिनेटली आप एक बार सफल जरूर होगे। क्लियर है। तो चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज लेस देन। किसी भी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो कम होता है 80 किलोमीटर से, 160 किलोमीटर से, 200 और 180। तो पहले इसको समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि हम लेंथ के बिहाफ पे कैसे ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे पहले हमें समझना होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो बेटा जब भी हम बात करेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन, तो इसको हमने क्लासीफाई कर दिया है डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द लाइन। लेंथ ऑफ द लाइन के हिसाब से हमने इसको क्लासीफाई किया है, इसको इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज के हिसाब से क्लासीफाई किया है। और कभी कभी अगर देखा जाए तो लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के हिसाब से भी आप ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हमने देखा कि डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ लाइन, पहले हम किसके हिसाब से देखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ लाइन। और मेन कंसीडरेशन भी यही है, दिस इज द मेन कंसीडरेशन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, कि लेंथ के हिसाब से आपकी ट्रांसमिशन लाइन किस तरीके की है। अगर हम बात करें कि लेंथ, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का जो लेंथ है वो लेस देन 80 किलोमीटर है, लेस देन 80 किलोमीटर, तो ऐसी लाइन को हम बोलेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अगर लेंथ आपका 80 किलोमीटर से ज़्यादा और 160 किलोमीटर, कहीं कहीं पे आपको 200 किलोमीटर दिया होगा, बट ट्रू जो है वो एग्जैक्ट जो है वो 160 किलोमीटर है। तो अगर लेंथ 80 किलोमीटर से ज़्यादा 160 किलोमीटर से कम है तो ऐसी लाइन को हम बोलेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। T/L का मतलब ट्रांसमिशन लाइन से रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं। तो लेंथ क्या है लाइन का, 80 किलोमीटर से कम, तो कौन सी लाइन हो गई, शॉर्ट। 80 किलोमीटर से ज़्यादा 160 किलोमीटर से कम, तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। और अगर हम बात करें कि लेंथ ऑफ द लाइन इज़ ग्रेटर देन 160 किलोमीटर, देन इसको हम बोलते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो ये किसके हिसाब से क्लासिफिकेशन हमने किया, लेंथ के हिसाब से। तो याद रखना है 80 किलोमीटर से कम शॉर्ट, 80 किलोमीटर या उससे ज़्यादा और 160 किलोमीटर से कम मीडियम, 160 या उससे अधिक जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। दूसरा क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटिंग वोल्टेज, डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटिंग वोल्टेज, कि लाइन का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो कितना है। तो लाइन के ऑपरेटिंग वोल्टेज के हिसाब से भी हमने इसका क्लासिफिकेशन किया है। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज के हिसाब से अगर देखें तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है, ऑपरेटिंग वोल्टेज अगर देखें मतलब ट्रांसमिशन लाइन का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है, ये ऑपरेटिंग वोल्टेज बेटा अगर 20 kV तक है,
ऑपरेटिंग वोल्टेज इज लेस देन 20 kV, तो लाइन क्या कहलाएगी? ये लाइन कहलाएगी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ये ऑपरेटिंग वोल्टेज 20 kV से ज़्यादा और 100 kV से कम है, तो ऐसी लाइनों को हम बोलेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ये क्वेश्चन आपके SSC JEE एग्ज़ाम में भी आया हुआ है कि अगर किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का ऑपरेटिंग वोल्टेज 20 kV से लेके 100 kV के बीच में है, तो ऐसी ट्रांसमिशन लाइन को हम क्या बोलेंगे? हम हमेशा बोलते हैं, ऐसी ट्रांसमिशन लाइन को हम बोलते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। और अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज 100 kV से ज़्यादा है तो ये कहलाएगी बेटा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेटिंग वोल्टेज भी पता चल गया। उसके साथ साथ अगर देखें तो जो मेन क्लासिफिकेशन है वो लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के हिसाब से है। ध्यान रखना कि अगर हम तीसरा क्लासिफिकेशन देखें तो लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के हिसाब से। तो अगर लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का कितना हो, 80 लेंथ हो गई, इनटू फ्रीक्वेंसी 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4000, तो लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट 4000 से कम है, तो ऐसी लाइन को हम बोलेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अगर हम लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की बात करें तो ये अगर 4000 से ज़्यादा हो और 8000 से बेटा कम हो, देन यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं, ये कौन सा है? ये है आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अगर ग्रेटर देन 8000 है, देन इस ट्रांसमिशन लाइन को हम बोलेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो ये आपका मेन कंसिडरेशन है। तो नॉर्मली अगर आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन की लेंथ के हिसाब से देखें तो 80 किलोमीटर से कम लाइन क्या है? शॉर्ट। ऑपरेटिंग वोल्टेज के हिसाब से देखें तो 20 kV से कम अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज है तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, या लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अगर 4000 से कम है देन वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की कैटेगरी में आएगा। दूसरा 80 से 160 या ऑपरेटिंग वोल्टेज 20 kV से 100 kV लाइन क्या कहलाएगी? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, या इनका लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट 4000 से 8000 के बीच में हो। अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज 100 kV से जाता है, जैसे 132 kV की लाइन या 220 या आपकी 765 kV की लाइन, ये सारी लाइनें कौन सी होंगी? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होगी। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। तो अब आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर हम बात करें इफेक्टिव लेंथ जो है वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का कितना होता है? इट इज़ लेस देन 80 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। लेस देन 160 किलोमीटर अगर होगा तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। और 160 किलोमीटर से ज़्यादा अगर है तो ये दोनों ट्रांसमिशन लाइन क्या हो जाएंगे? आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हो जाएंगी। क्लियर है? तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो लेंथ होगा वो 80 किलोमीटर से कम होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं यार कि 100 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन इज ऑपरेटिंग एट 200 हर्ट्स। एक 100 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन 200 हर्ट्स पे ऑपरेट कर रही है, तो लेंथ कितना है? 100 किलोमीटर। तो यहाँ पे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि तुरंत उन्होंने देखा कि यार लेंथ 100 किलोमीटर है और 100 किलोमीटर अगर लेंथ है तो ये लाइन कैसी हो जाएगी? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और मीडियम पे आंसर लगा दिया। बेटा ये गलत हो जाएगा। ये आपका जो लेंथ 100 किलोमीटर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए है, ये केवल 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी के लिए ही वैलिड है, न कि 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी या अदर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी अदर देन 50 हर्ट्ज होगी तो आपको लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन करके देखना है कि लाइन किस कैटेगरी में लाई करेगी। तो यहाँ पे बेटा फ्रीक्वेंसी कितनी है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है। तो अगर हम लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स की बात करें तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 20000। तो अगर लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना आ गया? ये आ गया 20000। तो डेफिनेटली आपका ये लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है? दैट इज ग्रेटर देन 8000। और अगर 8000 से ज़्यादा है तो ये लाइन किस कैटेगरी में आएगी? ये आएगी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ आंसर सी हो जाएगा। अगर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन आप लगाते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी बातों का आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये ध्यान रखना है, लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आपको देखना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला आते हैं। अगला अगर देखें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ABCD पैरामीटर, द वैल्यू ऑफ
ABCD पैरामीटर फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कौन से पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ पर केवल और केवल R होता है और L होता है। तो इसका अगर हम सर्किट कॉन्फ़िगरेशन देखें तो रेजिस्टेंस होता है और सीरीज इंडक्टेंस होता है। ये आपके सेंडिंग एंड वोल्टेज हैं, ये सेंडिंग एंड करंट है, यहीं रिसीविंग एंड वोल्टेज है और ये रिसीविंग एंड करंट है। तो यहाँ पे ये R है और ये L है। तो इसका जो इम्पिडेंस होगा वो कितना होगा, R प्लस जे एक्सएल हो जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है बेटा। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में केवल दो पैरामीटर, सीरीज पैरामीटर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, आर और एल। तो सीरीज पैरामीटर ही प्रेजेंट होते हैं, आर और एल। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का अगर हम एबीसीडी पैरामीटर देखें तो एबीसीडी पैरामीटर जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम कैलकुलेट करते हैं वो कितना आता है, 1Z01 आता है। क्लियर है, कितना आता है बेटा, 1Z01। क्लियर है। तो ये पहला अगर देखा जाए तो आंसर ये हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि एबीसीडी पैरामीटर फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन 1Z01, जहां पे ए किसके बराबर है 1 के, बी किसके बराबर है Z के, सी 0 है और डी 1 के है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में यहाँ पे साफ देखा जा सकता है कि ए बराबर डी है, इसलिए ये क्या होंगी, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हमेशा सिमेट्रिकल होती हैं। कैसी होती हैं, सिमेट्रिकल। और यहाँ पर AD माइनस BC आप कैलकुलेट करोगे तो ये 1 के बराबर आ जाता है, इसलिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बेटा रेसिप्रोकल भी होती हैं। तो सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल की कंडीशन क्या है, अगर A बराबर D हो जाए तो वो सिमेट्रिकल होगा लाइन, और AD माइनस BC अगर 1 हो जाए तो वो रेसिप्रोकल भी होगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, एक चीज़ आपको समझना है यहाँ पे कि कुछ ट्रांसमिशन लाइन के स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं। सेंडिंग एंड वोल्टेज बराबर हमेशा होता है कितना, AVR प्लस BIR होता है, और जो सेंडिंग एंड करंट IS बराबर होता है वो CVR प्लस DIR होता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान में रखना है कि सेंडिंग एंड वोल्टेज कितना होगा, AVR प्लस BIR, सेंडिंग एंड करंट कितना, CVR प्लस DIR होता है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में A कितना होता है, 1, और B क्या होता है, Z के बराबर, मतलब जो लाइन का इम्पिडेंस होता है उसके बराबर होता है। क्लियर है। बाकी तीन ऑप्शन भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें दूसरा, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ध्यान रखना, सेकंड हम बात करते हैं किसकी, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की। बेटा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में अगर देखा जाए तो तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। पहले कौन कौन से पैरामीटर आप कंसीडर करोगे, R, L और C। ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो C होता है वो C को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्टेड कर देते हैं। देन C इज नेग्लेक्टेड, किसमें, C जो है नेग्लेक्ट हो जाता है, और G भी नेग्लेक्टेड होता है, किसमें, ध्यान रखना है, नेग्लेक्टेड शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में और C और G को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, केवल सीरीज पैरामीटर होते हैं। जबकि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में तीन होते हैं, R, L और C, और हम यहाँ पे जो कंडक्टेंस होता है G, इसको क्या मान लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। देन दिस इज नेग्लेक्टेड बिकॉज इनकी वैल्यू इतनी कम होती है कि इसको हम शॉर्ट और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कंसीडर ही नहीं करते हैं, केवल लॉन्ग में इसको कंसीडर करते हैं। तो इसमें अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो इनका पहला कॉन्फ़िगरेशन है एंड कंडेंसर नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क है बेटा, एंड कंडेंसर नेटवर्क। एंड कंडेंसर नेटवर्क में आप देखोगे तो सीरीज पैरामीटर होता है R और L, और यहाँ पे रिसीविंग एंड पे अगर देखें तो इसको टर्मिनेट कर देते हैं विद हेल्प ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन। तो यहाँ पर ये आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज हो जाता है और यहाँ पर ये आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज हो जाता है अक्रॉस द कैपेसिटर। तो ये आपका एक एंड कंडेंसर नेटवर्क है, और जब इसके हम ABCD पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं तो ये ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी लाइन का अगर हम ABCD पैरामीटर कैलकुलेट कर लेते हैं तो कैस्केड कनेक्शन में अगर होता है तो ABCD पैरामीटर उनके इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो उस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो, या स्टैंडर्ड इक्वेशन को देख के आप उसको ABCD पैरामीटर के टर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हमें याद रखना है यहाँ पे ABCD पैरामीटर, तो यहाँ पर जो ABCD पैरामीटर आता है 1 + YZ, ZY और
1 आता है। कितना ABCD पैरामीटर हो जाएगा? 1 + YZ, ZY और 1। तो जो एंड कंडेंसर नेटवर्क होता है इसमें A जो है वो D के बराबर नहीं है बेटा, इसलिए ये लाइन जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है। कैसी है ये? अनसिमेट्रिकल है। कैसी लाइन है? अनसिमेट्रिकल नेटवर्क है। लेकिन AD माइनस BC अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये डेफिनेटली 1 के बराबर आता है, इसलिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये रेसिप्रोकल नेटवर्क है। क्या है? रेसिप्रोकल। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल दोनों है, जबकि एंड कंडेंसर नेटवर्क जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में ये अनसिमेट्रिकल होता है और रेसिप्रोकल होता है। नेक्स्ट दूसरा हम बात कर सकते हैं नॉमिनल टी नेटवर्क और नॉमिनल पाई नेटवर्क। तो हम बात करेंगे यहाँ पे नॉमिनल टी नेटवर्क की। किसकी बात करेंगे? नॉमिनल टी नेटवर्क की। नाम से ही पता चल रहा है कि जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है इसके नॉमिनल टी नेटवर्क में हम क्या करते हैं बेटा? एक चीज़ आप समझिएगा, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के जो नॉमिनल टी नेटवर्क है, इसके नॉमिनल टी नेटवर्क में हम जो भी कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटेंस को क्या करते हैं? एज इट इज रखते हैं, बट इसके जो सीरीज पैरामीटर्स हैं, इन सीरीज पैरामीटर को हम एग्जैक्टली हाफ कर देते हैं। क्लियर है? तो हमने सीरीज पैरामीटर को क्या कर दिया? सीरीज पैरामीटर को हाफ कर दिया Z/2, और यहाँ पे भी कितना कर दिया? Z/2। और जो शंट पैरामीटर है वहाँ पर हमने डायरेक्टली इसको एग्जैक्टली यहाँ पे रख दिया Y। तो ये क्या है? ये बेसिकली आपका नॉमिनल टी नेटवर्क है। सेंडिंग एंड वोल्टेज और यहाँ पर ये रिसीविंग एंड वोल्टेज। सर Z किसके बराबर है? Z बराबर है R + JXL। और Y किसके बराबर है? Y किसके बराबर है? JωC के बराबर है, क्योंकि केवल कैपेसिटेंस है। तो एग्जैक्टली जो डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस है उसको एक पॉइंट पे रख दिया और सीरीज पैरामीटर्स को हमने हाफ कर दिया। क्लियर है? तो इसका अगर नॉमिनल टी नेटवर्क का ABCD पैरामीटर हम कैलकुलेट करें तो नॉमिनल टी नेटवर्क के जो ABCD पैरामीटर्स आते हैं, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं कि नॉमिनल टी नेटवर्क के, या स्पेस है बेटा तो यहां पे लिखते हैं, नॉमिनल टी नेटवर्क के जो ABCD पैरामीटर हम कैलकुलेट करते हैं वो कितना आता है? दैट इज इक्वल्स टू, इसका ABCD पैरामीटर निकल के आता है 1 + YZ/2, 1 + YZ/2। A और D आ गया, और यहाँ पर जो B की वैल्यू आती है Z × 1 + YZ/4, और ये आता है सिंपली Y आ जाता है। कितना आ जाएगा? YZ/4 और ये Y। तो ABCD पैरामीटर हमने कैलकुलेट कर लिया। आपको केवल A की वैल्यू याद रखनी है, 1 + YZ/2 आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेटा A बराबर D है और उसके साथ साथ AD माइनस BC बराबर 1 है, इसलिए ये सिमेट्रिकल भी है एज वेल एज ये क्या है? रेसिप्रोकल भी है। S से रिप्रेजेंट किया मतलब सिमेट्रिकल, R से है तो रेसिप्रोकल भी है। नॉमिनल पाई नेटवर्क की हम बात करते हैं। नॉमिनल पाई नेटवर्क, याद रखना ये सारे के सारे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे वो एंड कंडेंसर नेटवर्क हो, चाहे नॉमिनल टी हो या नॉमिनल पाई हो। नॉमिनल पाई नेटवर्क में बेटा हम क्या करेंगे? जो कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटेंस को या शंट जो एडमिटेंसेस हैं उसको हाफ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ये शंट एडमिटेंस है, कितना? Y पहले था, Y/2 कर दिया, सीरीज पैरामीटर एज इट इज़ रखा, और ये शंट पैरामीटर है इसको हमने यहाँ पर Y/2 कर दिया। इसमें केवल कैपेसिटेंस होंगे, तो सीरीज पैरामीटर और ये शंट पैरामीटर। तो Z आपको पता है R + JXL या JωL, और Y पता है JωC। तो ये सेंडिंग एंड वोल्टेज है और ये रिसीविंग एंड वोल्टेज है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपका किसके लिए है? नॉमिनल पाई मॉडल के लिए या पाई नेटवर्क के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ABCD पैरामीटर कितना आएगा, इसका ABCD पैरामीटर अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बेटा आता है 1 + YZ/2, यहाँ पर Z आ जाता है, यहाँ Y × 1 + YZ/4, और ये आता है 1 + YZ/2। तो ये इसके ABCD पैरामीटर कैलकुलेट हम कर लेते हैं। तो नॉमिनल टी नेटवर्क का भी देखा, नॉमिनल पाई नेटवर्क का भी देखा। तो अब आप अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे कि जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है उसका पैरामीटर 1Z01 है, लेकिन ये आप देख सकते हो तो ये किसके लिए है बेटा? दिस इज फॉर नॉमिनल टी नेटवर्क, नॉमिनल टी नेटवर्क। यहाँ पर ये किसके लिए है? दिस इज फॉर नॉमिनल
नॉमिनल पाई नेटवर्क। और ये अगर देखा जाए लास्ट जो है ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए है, दिस इज फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो अगर हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए देखें, फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। तो नॉर्मली इसमें हम आर एल सी जी ये सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करते हैं, किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। और इस लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के जो ए बी सी डी पैरामीटर्स होते हैं, ये ए बी सी डी पैरामीटर कितने हो जाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक गामा एल, जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल, यहाँ पर 1/ZC साइन हाइपरबोलिक गामा एल कॉस हाइपरबोलिक गामा एल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये नेटवर्क क्या है, इसमें A बराबर D है और AD माइनस BC 1 के बराबर आएगा। इसलिए जो आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन भी सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल दोनों होंगी। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मतलब इस तरह से ऑप्शन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है कि आपको सारी चीज़ें पता चल जाएं कि पहला 1Z01 किसके लिए है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए 1 + YZ/2, Z इंटू 1 + YZ/4, Y 1 + YZ/2 नॉमिनल टी नेटवर्क के लिए। यहाँ पर जस्ट रिवर्स हो जाएगा Z और यहाँ Y इंटू 1 + YZ/4 आ जाएगा नॉमिनल पाई के लिए। कॉस हाइपरबोलिक गामा एल, कॉस हाइपरबोलिक गामा एल, ZC साइन हाइपरबोलिक गामा एल, 1/ZC साइन हाइपरबोलिक गामा एल, ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए। और एंड कंडेंसर नेटवर्क जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का है, वहाँ पर 1 + YZ और ZY1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पर ABCD पैरामीटर सब ट्रांसमिशन लाइन का आपको ध्यान में रखना है, और स्पेशली A की वैल्यू आपको पता होनी ही चाहिए, A और B की वैल्यू। क्लियर है? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं यार। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें गामा क्या है, ये गामा के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली गामा क्या होता है। गामा को हम बोलते हैं, बस इतना ध्यान रखना, इसको हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं यार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? When long overhead line is lightly loaded, Ferranti effect is experienced। तो ये स्टेटमेंट आप देखोगे तो यार बिल्कुल करेक्ट है कि जब भी कोई लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन लाइटली लोडेड होती है तो फेरेंटी इफेक्ट जो है एक्सपीरियंस हो सकता है। तो पहले इसको समझते हैं कि फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है। तो पहले इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। फेरेंटी इफेक्ट की बात करेंगे तो यार नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई मीडियम या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन लाइटली लोड या नो लोड कंडीशन पे होती है तो उस समय जो कैपेसिटेंस होता है वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा जो कि लाइन इंडक्टेंस की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होता है। तो ये जो एक्सेस रिएक्टिव पावर होते हैं ये क्या कर देते हैं, रिसीविंग एंड वोल्टेज को सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा कर देते हैं। तो हमने क्या बोला कि जब भी कोई मीडियम या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन नो लोड कंडीशन या लाइट लोड कंडीशन पर है तो उस समय लाइन कैपेसिटेंस लाइन इंडक्टेंस की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है, जिसके कारण रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, और यही फिनोमेना फेरेंटी इफेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा कि व्हेन मीडियम या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज ऑन नो लोड और light load condition, then the line capacitance delivers more reactive power than the requirement of line inductance। मतलब कि जब भी कोई ट्रांसमिशन लाइन मीडियम या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन नो लोड कंडीशन पे है देन उस समय जो लाइन कैपेसिटेंस है वो लाइन इंडक्टेंस की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव पावर डिलीवर कर देता है, बाई विच जिसके द्वारा रिसीविंग एंड
receiving and voltage becomes greater than sending end voltage that is VR greater than VS। तो उस कंडीशन को, इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं? फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज फेरेंटी इफेक्ट। तो यही फिनोमिना क्या कहलाता है बेटा? फेरेंटी इफेक्ट कहलाता है। और ये हमेशा ध्यान रखना कि जो फेरेंटी इफेक्ट होती है, ये फेरेंटी इफेक्ट हमेशा किस कंडीशन पे होगी? लाइट लोड या नो लोड कंडीशन पे होगी। ये हमेशा लाइट लोड या नो लोड कंडीशन पे होगी। और ये भी ध्यान रखना कि फेरेंटी इफेक्ट हमेशा मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ही ऑकर होगी। इट डज नॉट ऑकर इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कभी भी ऑकर नहीं होगी। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि फेरेंटी इफेक्ट क्या है। तो फेरेंटी इफेक्ट हमेशा मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, जब भी ये ट्रांसमिशन लाइन नो लोड या लाइट लोड कंडीशन पे होती है, तो फेरेंटी इफेक्ट ऑकर हो जाता है। इज दैट क्लियर? इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी बेटा। तो चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? When long overhead line is lightly loaded, जब कोई long overhead line lightly loaded है तो फेरेंटी इफेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड। फेरेंटी इफेक्ट का मतलब रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा हम बात करते हैं सर्ज इम्पिडेंस ऑफ लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ द लाइन। तो पहले हमें यह समझना होगा बेटा कि सर्ज इंपिडेंस होता क्या है। सर्ज इंपिडेंस अगर आप समझोगे देन आप आसानी से बता सकते हो कि ये किस तरह से लाइन के लेंथ पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। तो पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी, तभी हम बाकी चीज़ों को समझ सकते हैं अच्छे से। तो पहले हमें यह समझना होगा कि एक्चुअली जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है वो क्या होता है। तो यहां पे हम देखेंगे प्रोपोगेशन कांस्टेंट। क्या देखेंगे बेटा? प्रोपोगेशन कांस्टेंट। प्रोपोगेशन कांस्टेंट की बात करें, कांस्टेंट जिसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? गामा से। नॉर्मली अगर देखा जाए कि जब भी कोई वेव किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में ट्रैवल करेगा, देन वहां पर डेफिनेटली उसके मैग्नीट्यूड में कुछ अटेन्यूएशन होगा और उसके साथ साथ उसके एंगल में कुछ ना कुछ फेज शिफ्ट होता है। तो इस एटेन्यूएशन और फेज शिफ्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली इट रिप्रेजेंट द चेंजेस हैपनिंग इन वोल्टेज एंड करंट वेव ड्यूरिंग द वेव प्रोपोगेशन। मतलब कि जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है, जब भी कोई ट्रांसमिशन लाइन किसी भी लाइन में क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही, कोई वेव किसी भी लाइन में प्रोपोगेट कर रहा है, तो उसके ट्रैवलिंग के समय उसमें क्या क्या चेंजेस ऑकर हो रहे हैं। मतलब कि उसके मैग्नीट्यूड में कितना चेंज हुआ, उसके डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ, या उसका फेज शिफ्ट कितना हुआ, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा होता है बेटा, दैट इज इक्वल्स टू अंडररूट z इंटू वाई। कितना होता है? अंडररूट z इंटू वाई। इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा? अंडररूट z कितना होता है? r प्लस जे ओमेगा एल के बराबर। और y कितना शंट पैरामीटर है? g प्लस जे ओमेगा c के बराबर। कितना हो जाएगा? g प्लस जे ओमेगा c के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम देखें तो इसी गामा को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अल्फा प्लस जे बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां अल्फा को हम क्या बोलते हैं? अल्फा को बोलते हैं एटीन्यूएशन कांस्टेंट। एटीन्यूएशन कांस्टेंट, अल्फा इज कॉल्ड एज एटीन्यूएशन कांस्टेंट। इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं? डेसिबल में रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि हम बीटा की अगर बात करें तो बीटा को हम बोलते हैं फेज शिफ्ट, और इसको हमेशा किस में रिप्रेजेंट करते हैं? डिग्री या रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखना है कि गामा क्या है? प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जब भी कोई वोल्टेज या करंट वेव किसी लाइन में प्रोपोगेट कर रही है तो उसमें मैग्नीट्यूड या उसके फेज में कितना चेंजेस आ रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। गामा बराबर अंडररूट जेड वाई होता है, या अंडररूट आर प्लस जे ओमेगा एल इन ब्रैकेट जी प्लस जे ओमेगा सी। गामा बराबर अल्फा प्लस जे बीटा है, मतलब कॉम्प्लेक्स सम होता है एटेन्यूएशन और फेज शिफ्ट का।
क्लियर है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर हम बात करें कि कोई हमारी लाइन लॉसलेस है, ये चीज़ ध्यान रखना है कि फॉर लॉसलेस लाइन हमने ये बोला कि कोई लाइन हमारी क्या है, लॉसलेस है। तो लॉसलेस है दैट मीन्स उसमें कोई लॉस नहीं होगा, और कोई लॉस नहीं होगा तो उसका रेजिस्टेंस या उसका कंडक्टेंस कितना हो जाएगा, 0। तो लॉसलेस लाइन के लिए आर और जी पैरामीटर्स क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं बेटा। तो उस समय अगर गामा आप कैलकुलेट करो तो गामा कितना हो जाएगा, यहाँ आर और जी 0 रखोगे तो जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल सी हो जाएगा। तो जे ओमेगा बाहर ले लो, √L इंटू सी आ जाएगा। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि जो अल्फा है वो अल्फा कितना हो गया, 0, और जो बीटा हो गया वो किसके बराबर होगा, √LC के बराबर हो जाएगा। तो यहां बीटा जो आता है वो √LC के बराबर हो जाएगा, और अल्फा 0 है। अल्फा 0 का मतलब कि कोई भी एटीन्यूएशन नहीं हो रहा है, यहां कोई भी एटीन्यूएशन नहीं हो रहा है। तो अगर कोई भी आपकी ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस है तो उसका आर और जी पैरामीटर 0 हो जाता है, और अल्फा उसमें 0 हो जाता है। बीटा जो फेज शिफ्ट होता है वो √LC के बराबर होता है, और ये बताता है कि यहां पर कोई भी एटीन्यूएशन नहीं होता है। इज दैट क्लियर? इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि वेवलेंथ ऑफ द लाइन लैम्डा है, वेवलेंथ ऑफ लाइन कितना है, लैम्डा, तो ये लैम्डा बराबर कितना होता है बेटा, 2π/बीटा। लैम्डा बराबर कितना होता है, लैम्डा बराबर होता है 2π/बीटा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नॉर्मली ये चीज़ें अगर याद होंगी तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप आसानी से कर सकते हो। तो लॉसलेस लाइन है तो आर और जी 0 हो जाएगा, गामा जे ओमेगा √LC हो जाएगा, अल्फा 0 हो जाएगा, बीटा ओमेगा √LC हो जाएगा, कोई एटेन्यूएशन लाइन में नहीं होगा। वेवलेंथ ऑफ लाइन लैम्डा बराबर कितना होता है, 2π/बीटा। 2π रेडियन में अगर आप ऐसे करोगे तो बीटा रेडियन पर किलोमीटर में आ जाएगा, और यहाँ पर अगर 360 लिखते हो तो वहाँ पर डिग्री पर किलोमीटर में आ जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब अगर कभी भी आपसे पूछ दिया जाए कि वेलोसिटी ऑफ वेव प्रपोगेशन, मतलब जो वेव प्रपोगेट कर रहा है, जो वेव प्रपोगेट कर रहा है, चाहे वोल्टेज का हो या करंट का हो, उस वेव प्रपोगेशन की वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी अगर हम देखें तो वेलोसिटी v बराबर होता है 1/√LC। कितना होता है, v बराबर 1/√LC मीटर पर सेकेंड। या इसी को हम देखें तो ये v किसके बराबर आ जाता है, 1/√, किसके बराबर हो जाता है ये बेटा, μ0 ε0 εr के बराबर हो जाता है। μ0 ε0 εr के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली अगर हम इसको देखें, मतलब कि ओवरहेड लाइन के लिए εr अगर देखा जाए, फॉर ओवरहेड लाइन, ध्यान रखना, फॉर ओवरहेड लाइन εr कितना हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी 1 हो जाएगी, और अगर रिलेटिव परमिटिविटी 1 हो गई तो v बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर v बराबर आ जाएगा 1/√μ0 ε0। तो ये इसको आप μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁻7, ε0 की वैल्यू कितनी 8.85 × 10⁻12, इसकी वैल्यू आप रखते हो तो 3 × 10⁸ आ जाता है मीटर पर सेकेंड। मतलब ओवरहेड लाइन अगर है तो उस समय जो वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपोगेशन होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ओवरहेड लाइन में जो वेलोसिटी होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। बट ये आइडियल कंडीशन है। कैसी कंडीशन है बेटा, आइडियल कंडीशन है। अगर हम बात करें अंडरग्राउंड के लिए, फॉर अंडरग्राउंड केबल, यूजी केबल की अगर हम बात करें, अंडरग्राउंड केबल के लिए जो वेलोसिटी आती है वो वेलोसिटी कितनी होगी। द अंडरग्राउंड केबल की अगर बात करें तो इसका जो एप्सिलॉन आर होता है दैट इज ग्रेटर देन 1। तो एप्सिलॉन आर अगर 1 से ज़्यादा है तो बेटा उस समय जो वेलोसिटी होगी वो 3 × 10⁸ में एप्सिलॉन आर। और अगर एप्सिलॉन आर 1 से ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है सर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम हो जाती है। इसीलिए अगर हम प्रैक्टिकली बात करें बेटा, याद रखना दूसरे कलर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि प्रैक्टिकली, अगर हम यहाँ पे बात करें कि प्रैक्टिकली किसके लिए, फॉर ओवरहेड लाइन के लिए जो वेलोसिटी होती है वो 200 से लेके 250
मीटर पर माइक्रो सेकेंड होती है। और अगर हम फॉर अंडरग्राउंड यूजी केबल की बात करें देन उस समय जो वेलोसिटी होती है वो 40 से 50 मीटर पर माइक्रो सेकेंड हो जाती है, बिकॉज इसकी रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो इसीलिए जो वेलोसिटी अंडरग्राउंड केबल में होती है वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ द वेव इन ओवरहेड लाइन। अब एक और चीज़ आपको समझनी है यहाँ पर हमें देखना है कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस के बारे में। तो पेज यहाँ पे नहीं है यार, तो इसलिए मैं इसी क्वेश्चन पे आपको समझाना चाहूँगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस और सर्ज इम्पिडेंस क्या होता है। तो अगर हम बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस ऑफ द लाइन, किसी भी लाइन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस को हम ZC से रिप्रेजेंट करते हैं। और ZC बराबर कितना होता है बेटा? ZC बराबर होता है √Z/Y होता है। कितना होता है? √Z/Y। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? R+jωL और Y कितना? G+jωC। अब अगर हम बात करें कि हमारी लाइन कैसी है? लॉसलेस। तो फॉर लॉसलेस लाइन अगर देखें तो R और G पैरामीटर 0 हो जाएगा। तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस कितना हो जाएगा? ZC बराबर फॉर लॉसलेस लाइन ये √j कैंसिल L/C हो जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम बोलते हैं सर्ज इंपेडेंस ऑफ द लाइन। कौन सा इंपेडेंस बोलते हैं? सर्ज इंपेडेंस। और बेटा इसी सर्ज इंपेडेंस को हम कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस फॉर लॉसलेस लाइन बोलते हैं। यही आपका जो है सर्ज इम्पिडेंस कहलाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस कब सर्ज इम्पिडेंस कहलाता है? जब लाइन कैसी हो? लॉसलेस लाइन हो। तो फॉर लॉसलेस लाइन जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस होता है वही क्या कहलाता है? सर्ज इम्पिडेंस कहलाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ZC बराबर ZS हो जाएगा। कितना हो जाएगा ZC बराबर? यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, यही आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस है यही सर्ज इम्पिडेंस कहलाएगी। क्लियर है? तो सर्ज इंपेडेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस ऑफ लॉसलेस लाइन। सर्ज इंपेडेंस क्या है? किसी भी लॉसलेस लाइन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस है। अब आप बताओ कि अगर आप लाइन की लेंथ को बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पे लाइन की लेंथ बढ़ेगी तो उसका इंडक्टेंस भी बढ़ेगा, उसी हिसाब से कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इनका जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सर्ज इंपेडेंस किसी भी लॉसलेस लाइन का ये लाइन की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो सर्ज इंपेडेंस ऑफ द लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ द लाइन। अगर हमने ये बोला कि नॉर्मली एक आपके 40 किलोमीटर का ओवरहेड लाइन है जिसका सर्ज इंपेडेंस 400 ओम है, तो अगर हम 80 किलोमीटर की लाइन देखें तो सर्ज इंपेडेंस क्या 800 हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर सर्ज इंपेडेंस अभी भी 400 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि सर्ज इंपेडेंस कभी भी लाइन की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो सर्ज इम्पिडेंस ऑफ लाइन डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ लाइन। ये लाइन के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। अगर हम बात करें कि फॉर ओवरहेड लाइन सर्ज इंपेडेंस ज़्यादा होता है। ZS बराबर कितना? ZS बराबर ओवरहेड लाइन के लिए आप देखेंगे तो 400 से लेके 500 ओम तक होता है। अगर हम अंडरग्राउंड केबल के लिए बात करें तो फॉर यूजी केबल ये सर्ज इंपेडेंस कम हो जाता है। ZS बराबर कितना होता है बेटा? यहाँ पे लगभग 40 से 50 ओम तक हो जाता है। तो सर्ज इंपेडेंस ओवरहेड लाइन के लिए 400 से 500, और अगर हम अंडरग्राउंड केबल की बात करें तो 40 से 50 ओम तक हो जाता है। तो ओवरहेड लाइन का सर्ज इंपेडेंस अंडरग्राउंड केबल के सर्ज इंपेडेंस से ज़्यादा होता है। तो दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि सर्ज इंपेडेंस ऑफ द लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। नेक्स्ट, अगर सर्ज इंपेडेंस लोडिंग की बात करें तो सर्ज इंपेडेंस लोडिंग कितना होता है? सर्ज इंपेडेंस लोडिंग की अगर हम बात करें तो नॉर्मली जब भी किसी
ट्रांसमिशन लाइन का जो लोड है वो सर्ज इंपेडेंस लोड के बराबर हो जाए, मतलब ZL बराबर ZS हो जाए, तो उस समय मैक्सिमम एक्टिव पावर ट्रांसमिशन लाइन क्या करता है, डिलीवर करता है, और उस समय पूरी ट्रांसमिशन लाइन का जो बिहेवियर होता है वो प्योरली रजिस्टिव हो जाता है। ध्यान रखना है कि जब भी किसी ट्रांसमिशन लाइन में जो लोड है वो सर्ज इंपेडेंस के बराबर हो जाए, ZL बराबर ZS, देन उस समय जो जनरेटर होता है वो केवल और केवल एक्टिव पावर डिलीवर करेगा, क्योंकि जो रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट है लाइन की वो लाइन इंडक्टेंस फुलफिल कर देगा। तो उस समय मैक्सिमम एक्टिव पावर जनरेटर डिलीवर करेगा, और यही मैक्सिमम एक्टिव पावर जो 3 फेज का है क्या कहलाता है, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग कहलाता है। और सर्ज इंपेडेंस लोडिंग कितना, VS स्क्वायर बाई ZS हो जाता है, कितना, VS स्क्वायर अपॉन अंडरवुड L बाई C। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, VS स्क्वायर अंडरवुड C बाई L। यही क्या है, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग है। तो मैक्सिमम 3 फेज एक्टिव पावर ही सर्ज इंपेडेंस लोडिंग कहलाता है। ओवरहेड कंडक्टर में अगर आप देखें तो आप लाइन को सर्ज इंपेडेंस लोडिंग के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर अगर देखा जाए तो एयर एज अ कूलिंग मीडियम वर्क कर रहा है। लेकिन जब हम अंडरग्राउंड केबल की बात करें तो हम लाइन की लोडिंग सर्ज इंपेडेंस लोडिंग से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं इन अंडरग्राउंड केबल, बिकॉज वहाँ पे कोई भी कूलिंग मीडियम अवेलेबल नहीं है, परफेक्ट शीलिंग है, जिसके कारण हीटअप होगा और केबल पंक्चर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि केबल में जो लाइन की लोडिंग होती है वो सर्ज इंपेडेंस लोडिंग से कम होती है, बट हम ओवरहेड में लाइन की लोडिंग को सर्ज इंपेडेंस लोडिंग से ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको बेटा क्लियर हो गई होंगी। इज दैट क्लियर? ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और सर्ज इंपेडेंस लोडिंग जब भी होगी देन उस समय ZL बराबर ZS होगा, और लाइन का जो वोल्टेज प्रोफाइल हो जाता है वो फ्लैट हो जाता है। इसीलिए इस सर्ज इंपेडेंस को फ्लैट लाइन इंपेडेंस भी कहते हैं, या नेचुरल लाइन इंपेडेंस भी कहते हैं, या रेजोनेंट इंपेडेंस भी बोला जाता है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट अगला यहाँ पे ऑप्शन सी देखो। मेरा यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेशन कराने का मतलब केवल है कि यार एक क्वेश्चन सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करो, और एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। मतलब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको वो फेरेंटी इफेक्ट से भी पूछ ले रहा है, आपका सर्ज इंपेडेंस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा है, और उसके साथ साथ वोल्टेज रेगुलेशन और जो आपके वोल्टेज आप बढ़ाते हो देन उस समय वोल्टेज पर कैसे आपका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर डिपेंड कर रहा है, ये भी चीज़ें यहाँ पे पूछी जा रही हैं। तो एक ही क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। तो चलिए सी आपको थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि फॉर एनी गिवन ट्रांसमिशन लाइन द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज रेगुलेशन इज गिवन बाय, यहाँ पे बेटा जगह नहीं है, किसी भी गिवन ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो वोल्टेज रेगुलेशन का जो एक्सप्रेशन है वो कितना होता है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी ध्यान रखना है कि जो एक्सप्रेशन होता है किसी भी गिवन ट्रांसमिशन लाइन के लिए वो होता है VS बाई A माइनस VR, VS बाई A माइनस VR अपॉन VR। तो ध्यान रखना है कि वोल्टेज रेगुलेशन का एक्सप्रेशन कितना हो जाता है किसी भी लाइन के लिए, VS बाई A माइनस VR अपॉन VR होता है। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, VS दिया हुआ है, तो दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड, दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड ओनली फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो केवल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए वैलिड है, इसलिए ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। तो यही ऑप्शन सी आपका जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर इनकरेक्ट है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट ऑप्शन डी अगर देखें तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफर ओवर अ सर्टेन लेंथ, फिक्स्ड पावर लॉस, द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज एंड स्क्वायर ऑफ द पावर फैक्टर। आपका जो स्टेटमेंट डी है वो स्टेटमेंट डी बिल्कुल करेक्ट है कि जो कंडक्टर वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होती है, ध्यान रखना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो कंडक्टर वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो कंडक्टर वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है, कंडक्टर वॉल्यूम रिक्वायरमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये किसके, स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज एंड स्क्वायर ऑफ द पावर फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है बेटा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो ए करेक्ट है कि जो फेरेंटी इफेक्ट होता है वो ओवरहेड लाइनों में, बेसिकली लॉन्ग ओवरहेड लाइन या मीडियम ओवरहेड लाइन में लाइटली लोडेड कंडीशन या नो लोड कंडीशन पे होता है। दूसरा, सर्ज इंपेडेंस जो लाइन का होता है वो कभी भी लाइन के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। सर्ज इंपेडेंस ZC बराबर कितना होता है, यही आपके लॉसलेस लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस कहलाता है, √L/C होता है।
ZC की वैल्यू कितनी √Z/Y होती है। और अगर हम बात करें कि ओवरहेड लाइन के लिए 400 से 500 ओम, अंडरग्राउंड केबल के लिए कितना 40 से 50। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा यहाँ पर कि इन अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस आर फाउंड टू बी इक्वल। किसी भी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो रेजिस्टेंस है और रिएक्टेंस है वो दोनों क्या है, बराबर हैं। एंड द लोड रेगुलेशन अपीयर्स टू बी जीरो, और जो लोड रेगुलेशन है वो जीरो है। देन द लोड विल हैव, तो पहले इस क्वेश्चन को समझने के पहले हम ये समझना होगा कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। अगर हम बात करें कि वोल्टेज रेगुलेशन, तो वोल्टेज रेगुलेशन की अगर हम बात करें यार तो क्या होता है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, इट इज द चेंज इन वोल्टेज रिप्रेजेंट एज अ फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड वोल्टेज। तो इट इज द चेंज इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। देन यहां पे लिख सकते हैं नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाई फुल लोड वोल्टेज या रेटेड वोल्टेज, फुल लोड वोल्टेज। तो कभी भी वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो इट इज द चेंज इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड एंड रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड वोल्टेज। तो यहां पर वोल्टेज रेगुलेशन कितना हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन किसी भी लाइन में नो लोड वोल्टेज VNL माइनस फुल लोड VFL अपॉन फुल लोड VFL इंटू 100, यही आपका परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन लाइन में होगा। अब एक चीज आप बताइए, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग एंड वोल्टेज कितना होता है, AVR होता है। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में बेटा जो सेंडिंग एंड वोल्टेज होता है वो VS बराबर AVR प्लस BIR होता है। तो यहां पर अगर एट नो लोड की बात करें, एट नो लोड कंडीशन, बताइए नो लोड कंडीशन में अगर कोई लोड नहीं लगा है तो जो रिसीविंग एंड करंट है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर रिसीविंग एंड करंट जीरो हो जाएगा तो VS बराबर किसके हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू AVR। तो रिसीविंग एंड वोल्टेज हमने कैलकुलेट किया जो नो लोड पे वो कितना है, दैट इज इक्वल्स टू VS अपॉन A। तो ये याद रखना है कि रिसीविंग एंड वोल्टेज जो नो लोड पे होता है वो VS अपॉन A होता है। और इसी नो लोड पे अगर हम बात करें कि हमें फुल लोड पे वोल्टेज कितना है, VR है, तो यहां पर जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन आया, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन वो कितना आया, दैट इज इक्वल्स टू VS बाई A माइनस फुल लोड वोल्टेज कितना है VR अपॉन कितना हो जाएगा VR इंटू 100। देन दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वोल्टेज रेगुलेशन विच इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, तो बेटा ये फॉर्मूला जो है वो सारी तरह की ट्रांसमिशन लाइन के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर हम बात करें कि फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन A बराबर कितना हो जाता है, A बराबर 1 हो जाता है। तो उस समय जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो कितना हो जाएगा, VS माइनस VR अपॉन VR हो जाएगा इंटू 100। तो ये फॉर्मूला आपका VS माइनस VR, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे थे इस क्वेश्चन में कि VS माइनस VR अपॉन VR, देन ये केवल और केवल वैलिड किसके लिए, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। जबकि ये वाला फॉर्मूला जो है ये किसी भी तरह की ट्रांसमिशन लाइन के लिए एप्लीकेबल होगा, VS बाई A माइनस VR अपॉन VR। मीडियम के लिए जाओगे तो A की वैल्यू अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग अलग होती है, तो वो आपको पता है। तो याद रखना है कि VR एट नो लोड कितना होता है, रिसीविंग एंड वोल्टेज नो लोड पे VS अपॉन A होता है। इज दैट क्लियर? लॉन्ग और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में A की वैल्यू 1 से कम होती है, इसलिए नो लोड जो रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है वो हमेशा आपके सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, और यही है फेरेंटी इफेक्ट। क्लियर है? इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई बेटा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की ही। तो क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो किसी भी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए अगर हम बात करें तो यहीं पे मैं कुछ चीज़ें आपको डिस्कस करना चाहता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का मतलब उसका रेजिस्टेंस होगा R और उसका रिएक्टेंस कितना होगा XL मान लिया, और यहां पर आप देख सकते हो ये सेंडिंग एंड वोल्टेज है और ये क्या है, रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो इसमें जो करंट है वो करंट हमने मान लिया कितना I, यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा, सपोज ये करंट आपका है IS और रिसीविंग एंड पे करंट कितना है IR। तो इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन आता है, वोल्टेज रेगुलेशन बराबर दैट इज इक्वल्स टू IR इंटू R
आई आर इंटू आर, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, आई आर इन ब्रैकेट आर कॉस फाई आर प्लस एक्सएल साइन फाई आर अपॉन कितना हो जाएगा वी आर। तो ये इसका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है, जहाँ पे आर जो कॉस फाई आर और साइन फाई आर रिसीविंग एंड के पावर फैक्टर एंगल हैं। तो और यहाँ पर आप देखें फाई आर जो है वो रिसीविंग एंड का पावर फैक्टर एंगल है, आई आर रिसीविंग एंड करंट है, वी आर रिसीविंग एंड वोल्टेज है। अगर हम बात करें यहाँ पॉजिटिव जो है वो किसके लिए है, फॉर लैगिंग लोड के लिए। अगर हम यहीं पे नेगेटिव रख दें देन दिस इज फॉर लीडिंग लोड। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव किसके लिए हो गया, पॉजिटिव हो गया फॉर लैगिंग लोड, फॉर लैगिंग लोड, और नेगेटिव किसके लिए है, दिस इज फॉर लीडिंग लोड। किसके लिए हो जाएगा, लीडिंग लोड के लिए। तो याद रखना है जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो आई आर इंटू आर कॉस फाई आर प्लस एक्सएल साइन फाई आर अपॉन वी आर फॉर लैगिंग लोड, और यही माइनस हो जाएगा फॉर लीडिंग लोड। तो ये सारे पॉइंट्स बेटा आपको याद रखने हैं। इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला आपको याद रखना है कंडीशन फॉर, फर्स्ट याद रखना है कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन क्या है कि जब भी आपका जो पावर फैक्टर एंगल है जो फाई आर अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पावर फैक्टर एंगल अगर वो इम्पिडेंस एंगल फाई आर किसके बराबर हो जाए, इम्पिडेंस एंगल थीटा के बराबर हो जाए लैग, देन उस समय वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, उस समय वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम हो जाएगा। दैट मीन्स आपका जो पावर फैक्टर ऑफ द लोड है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू आर बाई मॉड जेड, और ये क्या हो जाएगा, ये लैगिंग हो जाएगा। देन दिस इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पे ही मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होगा, और उस समय जो रिसीविंग एंड पावर फैक्टर एंगल है वो इंपिडेंस एंगल ऑफ द लाइन के बराबर हो जाएगा। जो पावर फैक्टर होगा रिसीविंग एंड का वो किसके बराबर हो जाएगा, आर बाई मॉड जेड लैग के बराबर हो जाएगा, जहां आर और जेड लाइन के रेजिस्टेंस और इंपिडेंस हैं। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, बेटा जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन क्या है, तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर पे होता है, और अगर आपका जो पावर फैक्टर एंगल रिसीविंग एंड का वो 90 माइनस थीटा लीड के बराबर हो जाए तो उस समय वोल्टेज रेगुलेशन आपका जीरो हो जाएगा। और उस समय पावर फैक्टर जो लोड का होगा, लोड पावर फैक्टर कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू कितना यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब ये किसके बराबर, साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर कितना होता है यार, दैट इज इक्वल्स टू एक्स बाई मॉड जेड। तो यहाँ पे ये आपका लोड पावर फैक्टर आ जाएगा, और ये कितना होगा, लीड। ध्यान रखना ये कितना होगा, लीड होगा। क्लियर है बेटा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि x बाई मॉड जेड हो जाएगा और ये कितना रहेगा, लीड रहेगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। सारी चीज़ें यहाँ हमने डिस्कस कर ली हैं, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, किसी भी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में रजिस्टेंस और रिएक्टेंस क्या है, इक्वल है। मतलब R किसके बराबर हो गया, X के। तो अगर बेटा R X के बराबर हो गया, इसका मतलब जो Z होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मॉड Z की अगर हम बात करें तो वो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, मतलब किसके बराबर, √2R के बराबर हो जाएगा, क्योंकि R बराबर किसके है, Z के। तो ये कह रहा है कि जो लोड रेगुलेशन अगर जीरो है तो फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, उस समय लोड का पावर फैक्टर कितना होगा, वोल्टेज रेगुलेशन लोड पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू x बाई मॉड जेड। तो कितना हो जाएगा, ये x किसके बराबर है, R के बराबर, मॉड Z कितना है, √2R के बराबर। तो ये कितना कैंसिल, इतना क्या आ जाएगा, लीड। तो बेटा ये कितना 0.707 लीड आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल ये दे रहा है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस के बराबर है, इसका मतलब मॉड जेड √2R हो गया। और जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन क्या होती है, उस समय पावर फैक्टर कितना, x बाई मॉड जेड होता है, तो R बाई √2R लीड, तो कितना 0.707 लीड। तो आंसर डी जो है बेटा वो करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना है क्या क्या चीज़ें यहाँ पर, कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो कितना होता है, VS अपॉन A माइनस VR अपॉन VR।
दूसरा याद रखना है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए A बराबर 1 है तो VS माइनस VR अपॉन VR। तीसरा आपको याद रखना है कि अगर हम बात करें कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, तो ये लैगिंग पावर फैक्टर पे होता है और उस समय आप देखेंगे कि जो फाई आर होता है वो थीटा के बराबर, कॉस फाई आर R बाई मॉड Z के बराबर। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग पावर फैक्टर पे होता है, देन उस समय अगर आप पावर फैक्टर एंगल ऑफ द लोड देखें तो वो कितना 90 माइनस थीटा, और लोड का पावर फैक्टर किसके बराबर हो जाएगा, x बाई मॉड Z के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की जो एफिशिएंसी होती है कितनी होती है यार। अगर हम ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी देखें तो फॉर एग्जांपल मैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं तो यहां पर आप एक चीज देखो आप कि जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है, ये जनरेटिंग स्टेशन है, ये सेंडिंग एंड वोल्टेज है, ये आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर दें यहाँ पर तो ये रेजिस्टेंस रिएक्टेंस ऑफ द लाइन है, और यहाँ पर रिसीविंग एंड वोल्टेज है, और ये आपका लोड है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर सेंडिंग एंड पावर है और ये क्या है, रिसीविंग एंड पावर। तो रिसीविंग एंड पावर कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू VS इंटू VR बाई एक्स साइन डेल्टा। और जो आपकी इफिशिएंसी होती है वो इफिशिएंसी कितनी होती है बेटा, इफिशिएंसी बराबर होती है आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। तो ये आपकी परसेंटेज इफिशिएंसी होती है फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अब अगर एक चीज मैं आपसे बोलूं कि नॉर्मली अगर हम बात करें कि किसी भी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी हमें बढ़ानी है तो ये इंक्रीज विथ डिक्रीज इन लोड पावर फैक्टर। आप बताओ कि अगर हम लाइन लॉस को क्या कर दें, अगर हम लाइन लॉस को कम कर दें तो लाइन लॉस कम हो जाएगा तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी अगर बढ़ जाएगी तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, दैट मीन्स एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लाइन लॉस कितना होता है बेटा, लाइन लॉस होता है दैट इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। रजिस्टेंस तो ऑलरेडी हमने मिनिमम रखा हुआ है, तो अगर फर्दर आप लाइन लॉस को रिड्यूस करना चाहते हो तो आपको क्या मिनिमाइज करना होगा, करंट। देन टू मिनिमाइज line loss we have to reduce क्या रिड्यूस करना पड़ेगा, करंट I। और करंट I अगर रिड्यूस करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप ये देखिए हमें पता है P बराबर कितना, VI cos phi, तो I बराबर P अपॉन V cos phi। अगर आप I को रिड्यूस करना चाहते हो तो या तो आप क्या कर सकते हो, सप्लाई वोल्टेज को बढ़ा दो या आप लोड का पावर फैक्टर बढ़ा दो। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि जो लोड पावर फैक्टर है उस लोड पावर फैक्टर को इंक्रीज करके लाइन करंट को रिड्यूस कर सकते हैं, या जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है उसको बढ़ा के लाइन करंट को रिड्यूस किया जा सकता है। हमारे पास ये दोनों ऑप्शन है। तो लोड पावर फैक्टर को बढ़ा के हम लाइन करंट को रिड्यूस कर सकते हैं। लाइन करंट अगर कम हो जाएगा देन उसके कारण, लाइन करंट अगर कम होगा तो लाइन लॉस कम होगा, लाइन लॉस कम होगा तो PR बढ़ जाएगा, PR बढ़ जाएगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ये क्या हो सकता है कि एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन लोड पावर फैक्टर। तो ऑप्शन बी बेटा करेक्ट हो जाएगा कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो लोड पावर फैक्टर को बढ़ा के हम लाइन करंट को रिड्यूस कर सकते हैं, और फाइनली लाइन लॉस को कम करके उसकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ा देंगे और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज रेगुलेशन इज नेगेटिव। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या है, नेगेटिव है। व्हेन एवर रिसीविंग एंड वोल्टेज VR इज। आप एक चीज बताइए यार, जो ट्रांसमिशन लाइन है, एक चीज समझो, मैं एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का ही एग्जांपल लेता हूं कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो कितना है, दैट इज इक्वल्स टू VS माइनस VR अपॉन कितना, VR। अगर हम ये बात करें कि हमारा जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो सेंडिंग एंड वोल्टेज से कम है तो उस समय वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन किस पे होगा, दिस इज फॉर लैगिंग लोड। तो ध्यान रखना है, लैगिंग लोड पर रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से कम होता है और उस समय वोल्टेज रेगुलेशन कैसा रहता है, पॉजिटिव। बट
अगर हम रिसीविंग एंड वोल्टेज की बात करें, ये ज़्यादा हो जाए सेंडिंग एंड वोल्टेज से, देन उस समय वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव हो जाएगा। और ये बेसिकली किस पे होता है, दिस इज फॉर लीडिंग पावर फैक्टर। तो ध्यान रखना है कि अगर यूनिटी पावर फैक्टर और लैगिंग लोड है तो वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होगा, और अगर लीडिंग लोड है तो वोल्टेज रेगुलेशन जो लीडिंग लोड पे हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो लीडिंग पावर फैक्टर पे नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन। अगर हम बात करें कि हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज के बराबर हो जाए तो बेटा उस समय वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो जीरो हो जाएगा। एंड दिस इज द आइडियल कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है? आइडियल कंडीशन है। एंड हम हमेशा चाहते हैं कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज का रेगुलेशन है वो जीरो हो जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो प्रैक्टिकली वोल्टेज रेगुलेशन होता है, प्रैक्टिकली जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो कितना होता है, ±5%। किसमें? इन ट्रांसमिशन लाइन प्रैक्टिकली वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है, ±5%। अगर हम बात करें आइडियली वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है, 0। एक चीज यहां देखना, प्रैक्टिकली जो ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी होती है, प्रैक्टिकली जो एफिशिएंसी होती है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 90%। बट आइडियली हम चाहते हैं कि हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाए, 100% हो जाए, हम पावर लॉस को 0 कर दें। क्लियर है? तो ट्रांसमिशन लाइन की इफिशिएंसी आइडियली 100% बट प्रैक्टिकली 90% से ज़्यादा। और अगर हम वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो आइडियली 0 बट प्रैक्टिकली ±5% हो सकता है। तो यहाँ पे आप आसानी से अब समझ गए होंगे कि अगर वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव है इसका मतलब क्या है कि रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो गया। तो रिसीविंग एंड वोल्टेज इज ग्रेटर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज। क्लियर है बेटा? अगर कम है तो यहां पर वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहां पर इक्वल है तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, इक्वल पे वोल्टेज रेगुलेशन बिकम्स 0। बट दिस इज द आइडियल कंडीशन। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। आपको सारी चीज़ें बेटा ध्यान में रखनी है कि आज की क्लासेस में हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिस्कस किया, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ, डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटिंग वोल्टेज, फेरेंटी इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया, और किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के ABCD पैरामीटर्स क्या होते हैं। और उसके साथ साथ हमने ये डिस्कस किया प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस क्या होते हैं, और किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का जो एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन है उसका फॉर्मूला क्या है, और किस तरह से हम कंडीशंस देखते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की क्या कंडीशन है, ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन की क्या कंडीशन है। तो आप इसी को पढ़ते रहिए बेटा। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए जोश और नए उत्साह के साथ। तब तक आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, और एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, जोरों शोरों से मेहनत और कीजिए। अगर आप 4 घंटे पढ़ते हैं तो उसको 6 घंटे, 6 हैं तो 8 घंटे और मेहनत कीजिए, ताकि आपका इस बार ही सिलेक्शन हो जाए। तो और ये भी बताइएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर दीजिएगा। थैंक यू।